सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सरस्वती क्लासेस 2.0। सो जैसा कि सर ने पहले ही बताया कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो लास्ट 10 ईयर्स के हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो अभी हम हिंदी की क्लास लेके आए हैं और हिंदी की क्लासेस में हम आपके 30 क्वेश्चंस कराएंगे। उसके फुल एनालिसिस के साथ हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, ऑप्शंस बाय ऑप्शंस। हम पूरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि एक क्वेश्चन में ही 3 से 4 क्वेश्चन सम अप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर 30 क्वेश्चन होंगे तो हमारे 30 ही होंगे, 30 का बांट के चलो आप राउंड ऑफ 100 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम हर एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे कि अगर इसी तरीके के अगर क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं तो भी हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। और जब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो ऑप्शंस वाले होते हैं उसमें से एक चीज़ और आपको समझनी होती है। कई बार होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं समझ आते या हमें क्वेश्चन नहीं समझ आते, तो उस सिचुएशन में आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कौन सा ऑप्शन नहीं लेना है, यानी उससे जो क्वेश्चन हमारा है उससे रिलेटेड कौन सा आंसर नहीं हो सकता। जब आप इसको ढूंढ लोगे कि कौन सा नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है आप आसानी से पा जाओगे, राइट। तो हम इसी बात के जरिए धीरे धीरे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हिंदी की क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका शिक्षण सिद्धांत से रिलेटेड है, जो कि आपके टीचिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है। टीचिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है। और जो पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है वो लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी जो सफलता है वो किस चीज पर निर्भर करेगी। तो आप देखिए हिंदी में अच्छी बात क्या है कि आप शब्दों के जरिए ही कई तरीके के आंसर्स ऐसे ही पता कर लोगे। तो आप शब्द का पहले अर्थ पकड़ो, जैसे उपचार शब्द लिखा है तो उपचार शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं। एक वक्त आपने अक्सर अपने घर में सुना होगा या आप प्रॉपर एक यूज भी करते होगे, हमारे समाज में ये सब वर्ड यूज होता है, उपचार। यानी हम एक इलाज करते हैं। जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम अपना उपचार करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, इलाज करवाने के लिए जाते हैं। तो अब शिक्षण में क्वेश्चन पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, यानी ऐसा कौन सा शिक्षण है जिसमें उपचार की बात की जाएगी, यानी हम उपचार करेंगे। ठीक है। यानी एक तरीके से हम कुछ समस्याएं होंगी, क्योंकि हम उपचार कब कराते हैं, जब हमारी तबीयत खराब होती है, यानी हमें समस्या होती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी, कि हमारे पास कैसी समस्याएं हैं, इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारा एक शिक्षण प्रभावी है या नहीं है। अब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले आप अगर इस शब्द को आसानी से समझ गए तो आप जब ऑप्शंस को समझोगे तो लिखा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो आप खुद ही समझिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको भाषा के ज्ञान के नियम जानने जरूरी है या नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं। हमें भाषा का नियम क्यों जानना है, हमें पहले तो समस्या समझनी है, फिर तो हमें उसका इलाज ढूंढना है, उपचार करना है। समय व अवधि पर इस पे भी नहीं होगा। ये जैसे आपका आंसर है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, कि हमारी जो समस्या है उसके एक्चुअल रीजन क्या है, हमारे कारण क्या है समस्या के। और जब हम समस्याओं के कारण को समझ जाते हैं तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे, तब हम अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक ठीक है। तो पहले हमारा जो पहला फोकस होगा या पहला हमारा बिंदु हमें ध्यान में रखना है कि हम समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर पाए। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर तो ये भी नहीं, सामग्री की जरूरत या इसका उपयोग तब होगा जब हम पहले समस्या को समझे। तो पहला चरण हमारा समस्या को समझना है, और जो सामग्री है वो सहायक सामग्री होती है, सहायता करेगी आगे के फेजेज में, यानी आगे के चरणों में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा कि उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी जो समस्या है उसके कारण क्या है, उनके कारणों की सही पहचान जब आप कर पाओगे तो आपका जो उपचारात्मक शिक्षण है वो प्रभावी होगा। और ये इसी बात पर निर्भर होगा कि आपके समस्याओं के कारणों की सही पहचान आप कर पाते हो या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये भी उसी से रिलेटेड है, हमारे टीचिंग से रिलेटेड है, कि भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक कैसा रोल प्ले करता है, मतलब इसकी क्या उपयोगिता है। तो पहले समझिए आप, भाषा शिक्षण यानी जब हम किसी भी लैंग्वेज को, ये हिंदी हो इंग्लिश हो कुछ भी हो, तो भाषा की जब हम शिक्षण करते हैं यानी भाषा को समझने की सीखने के कार्य में होते हैं या ऐसे प्रोसेस में होते हैं, तो उसमें पाठ्यपुस्तक क्या होता है या पाठ्यपुस्तक की क्या उपयोगिता होती है। तो पहला ऑप्शन 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 जो हम एक्सप्लोर करेंगे ना तो आसानी से हमें चीज़ें समझ आएगी। पहला एकमात्र साधन है। क्या जो पाठ्यपुस्तक है एकमात्र साधन है, तो बिल्कुल नहीं ऐसा है। पाठ्यपुस्तक
साधन है कह सकते हैं, लेकिन एकमात्र है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें और भी तरीके, हमारे पास और भी जरिए हैं जिससे हम भाषाओं के बारे में शिक्षा ले सकते हैं, यानी भाषाओं को सीख सकते हैं। अब आप इसे सिंपली समझिए, भाषा शिक्षण का मतलब हो गया कि भाषाओं को सीखना या भाषाओं को समझना। ठीक है, तो भाषाओं को सीखना, यहाँ से सीखने का मतलब है। और क्या सीखना है हमें? भाषा के बारे में सीखना है। तो जो भाषाओं को सीखना है उसमें पाठ्यपुस्तक, हमें जो किताबें दी जाती हैं, तो उससे क्या होता है? साधन है किताबें, लेकिन एकमात्र नहीं है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब साध्य है एक ऑप्शन है, तो आप सिंपली समझिए साध्य क्या होता है। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य से, यानी आपका जो टारगेट या जो आप कह सकते हो इंग्लिश में जो आपका गोल है। तो क्या जो आप भाषा को सीखना चाह रहे हो तो ये पाठ्यपुस्तक आपका गोल है? नहीं, आपका साध्य थोड़े ना है, ये तो आपका एक साधन है जो आपको सिखाने में मदद करता है। ठीक है, अब जैसे साधन है, अब साधन का मतलब क्या होता है? साधन का मतलब होता है जो आपके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, और जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा उसे ही को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे साधन। तो भाषा शिक्षण में क्या होता है कि जो पाठ्य पुस्तक होता है वो हमें भाषा को सीखने में मदद करता है, ना कि ये अनावश्यक है, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं, आवश्यक तो है ही ये साध्य है नहीं है, क्योंकि साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, और साधन का मतलब होता है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रोसेस के थ्रू हम गुजरते हैं। ठीक है, या जिस रिसोर्सेज की सहायता, जिन सामग्रियों की सहायता से हम उस लक्ष्य तक जाते हैं। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होगा वो क्या हो जाएगा? वो साधन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आपको आई होप समझ आ रहा होगा। इन केस अगर समझ नहीं आता तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आई होप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से, मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आप बिना किसी झिझक के आराम से बैठिए, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, सुनिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको फोकस करना है एनालिसिस पे, क्योंकि एग्जाम आपका डिपेंड करेगा आपके एनालिटिकल कैपेबिलिटी पे। आप जितनी अच्छी एनालिसिस कर पाओगे, जितने अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाओगे, आप आंसर आसानी से कर पाओगे। भले ही आपको आंसर नहीं आता फिर भी आप कर पाओगे, अगर आपको एक एनालिटिकल एबिलिटी आपके अंदर है और आप उससे एनालिसिस अच्छे से कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे, हिंदीतर भाषी बच्चे का मतलब जो हिंदी बोलने वाले बच्चे, हिंदीतर भाषी यानी जिनके आसपास के समाज में हिंदी बोली जाती है, हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे आप जैसे बैकग्राउंड से आते होंगे, बेसिकली आप यूपी से होगे, बिहार से होगे, या किसी जिले से होगे जो यूपी बिहार के आसपास, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से। तो हमारी जो भाषा है वो एक्चुअल में हिंदी है, लेकिन हिंदी की बोली में है। जैसे मैं बेसिकली अयोध्या से हूँ, तो मेरी बोली है अवधी। ठीक है, अवध प्रांत से। अब अगर आप बिहार से हो तो आपकी बिहारी हो जाएगी, मगही हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी। आप राजस्थान से हो तो राजस्थानी हो जाएगी। पूर्वी साइड्स में आप जाते हो तो बघेली हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। तो ये सब एक्चुअल में ऐसा नहीं कि भाषा नहीं, ये सब भाषा है, लेकिन ये सब भाषा की क्या है? ये बोलियां हैं। और यही प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं, क्योंकि हम हिंदी तो बोलते हैं लेकिन हिंदी की बोलियां बोलते हैं। हिंदी की जो बोली होती है, जैसे अवधी क्या है? एक बोली है। ब्रज क्या है? एक बोली है। हिंदी सीखने में नहीं, अब जब हमें हिंदी को सीखना होता है तो हमें प्रॉब्लम आती है जब हिंदी व्याकरण पढ़ना होता है, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मातृभाषा जो होती है, जो हम समाज में बोलते हैं या हमारे आसपास से जो हम सीखते हैं, तो अब ऐसी भाषा को जो हम सीखते आ रहे हैं बचपन से, अचानक से हमें उसी भाषा का एक क्लिष्ट रूप दे दिया गया, या जिसे कह लो आप परिशिष्ट या परिमार्जित रूप दे दिया गया, या उसे थोड़ा सा कहेंगे क्लिष्ट रूप दे दिया गया। तो जब ऐसा रूप हमें दिया गया तो हम उसे, हमारा मन नहीं करता या हम सीखने की इच्छुक नहीं होते। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, अब ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे फिर हमें आसानी से आंसर समझ आएगा। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, तो ये कोई बात नहीं हुई। ऐसा क्यों है? मन लगाकर बिल्कुल सीखते, हर कोई हिंदी सीखना चाहता है, क्योंकि हिंदी एक आसान सी भाषा होती है जो हम आप सीखते भी हैं, उसकी बोलियां सीखते हैं तो काफ़ी हद तक एक इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, तो अरुचि का मतलब क्या है? कि रुचि नहीं, यानी इंटरेस्ट नहीं है हमारा। तो ऐसा भी नहीं है, इंटरेस्ट भी होता है सीखने का। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है। हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा है, भाषा कभी भी कठिन नहीं होती, भाषा अपने आप में बहुत ही आसान होता है। बस एक सही सीखने वाला चाहिए और सही सिखाने वाला चाहिए। ठीक है, तो भाषा कोई भी कठिन नहीं होता, वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। अगला ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। संरचना का मतलब जो हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जो हमारे
वाक्य की रचना होती है उनमें अंतर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं जाता हूँ, जब आप अवधी में बोलोगे इसी बात को अलग तरीके से बोलोगे, जब आप बिहारी में बोलोगे तो अलग तरीके से बोलोगे। ठीक है, तो आप उनके वर्ड्स को अलग अलग तरीके से बोलते हो और यही अंतर होता है। तो कई बार होता है जैसे आप अवधी बोलते हो या आप ब्रज भाषा बोलते हो, आप बिहारी बोलते हो, फिर आप क्लिष्ट पे आते हो, क्योंकि क्लिष्ट जो बेसिकली हमारी जो मानक भाषा मानी जाती है वो मानी जाती है हमारी खड़ी बोली। हिंदी की जो मानक भाषा मानी जाती है वो बोली जाती है खड़ी बोली। ठीक, तो जब आप खड़ी बोली बोलते हो तो कई बार आपको प्रॉब्लम आने लगती, इसे शुद्ध हिंदी भी बोला जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम यही है, ऐसा समस्या आने का एकमात्र कारण है कि आपकी जो मातृभाषा है और आपकी जो ये भाषा सीखनी है हिंदी की, इन दोनों के बैकग्राउंड के नियम अलग होंगे, इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होंगे। ठीक है, तो यही एक अंतर आता है। तो यही जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी मातृभाषा में और हिंदी में संरचना में अंतर होता है। हम सारे ऑप्शंस को आराम से एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप इससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है या इसी में से कोई क्वेश्चन बनता है कि हिंदी और मातृभाषा में अंतर होता है या नहीं होता, तो ऑप्शन दे देंगे होता है नहीं होता। या कथन कारण में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक कथन दे दें कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करते हैं, ये कह देंगे, एक एजर्शन दे देंगे, यानी एक कथन दे देंगे, कारण देंगे, क्योंकि हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। फिर आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस देंगे कि कथन सही है और कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन देंगे कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तीसरा देंगे कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन वो सही व्याख्या नहीं करता। तो ऐसे, और एक ऑप्शन दे देंगे कथन और कारण दोनों गलत। तो इसी में आपको समझना है, जब आप इस कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, एक एक लाइन को अच्छे से समझोगे, तो आपकी जो समस्या आने वाली है वो नहीं आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से क्या होता है? अब कहानी बेसिक आप समझे, कहानी हम सब सुनते हैं, हमें हमेशा सुनाई गई, मतलब बचपन में दादी नानी सुनाती थी, मम्मी सुनाती थी, हमेशा हम कहानी सुनते थे जब छोटे थे। और ऐसा नहीं अभी छोड़ दिया, अभी भी हम कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं। जैसे जैसे हम आज हमारा दिन कैसा रहा, अपने दोस्तों को फोन करके बताते हैं हमारा दिन ऐसा रहा, तो वो भी एक तरीके की कहानी है। तो इस कहानी से होता क्या है, जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होते हैं और शांत बैठते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं, चौथा ऑप्शन क्या है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अब देखिए, चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि आपको हर ऑप्शन सही लगेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि ये ऑप्शन सारे सही हैं, कि बच्चे खुश भी होंगे, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, वो बहुत अनुशासित होंगे और बहुत ध्यान से कहानी को सुनेंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो टीचिंग से रिलेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो उनमें क्या होता है, एक कल्पनात्मक जो उनका विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। जब आप कोई कहानी देखते हो या सुनते हो और फिर सोते हो, तो आपका जो माइंड है वैसे वर्क करता है, उस कहानी में खो जाता है, उस कहानी में आप कहानी बनाते हो। ठीक है, वो आपकी अपनी कहानी होती है। तो इससे क्या होता है, कल्पना शक्ति बच्चों की, और जो चिंतन शक्ति का मतलब चिंतन मनन करना। आपको कोई शब्द दिया जाए, कोई वाक्य दिया जाए या आपको कोई घटना दी जाए और उस पर आप अपने विचार प्रस्तुत करो, आप उसके बारे में चिंतन करो, बातें करो अपने मन से, अपने आप में, उसे बोलते हैं चिंतन करना। ठीक है, हमारे साधु महात्मा जो पुराने लोग थे वो चिंतन करते थे, बहुत जंगलों में जाके बैठ के आराम से एकांत में कुटी बना के, तो उसे बोलते थे चिंतन। तो यही कहा गया, कहानी सुनाने से आप भी चिंतन करते हो और आपकी जो मस्तिष्क का विकास है वो बहुत तेजी से, बहुत आसानी से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, मैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, एक एक शब्द को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन, लेखन कौशल मतलब लिखना, जो आप लिखते हो, ठीक है, उसका मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब होता है इवेल्यूशन, या ऐसे बोल सकते हो असेसमेंट। ठीक, एसेस करना, करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो बच्चों के जो लेखन कौशल है उसे आप कैसे समझोगे? जैसे आप पढ़ाने गए बच्चों को, 5th क्लास के तक के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, अभी प्राइमरी के बच्चे, प्री प्राइमरी के, तो आपको देखना है कि वो बच्चे लिख पातेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस को देखते हैं, अपने अनुभव को लिखना। आप बोलोगे कि आप अपने अनुभव लिखो, इससे पता चलेगा क्या? या श्रुत लेख, आप जो सुलेख बोलते हैं, आप श्रुत लेख यहाँ पे लिखा है, दोनों बातें सही है। देखिए, ये मानक शब्द लिखा है, शब्द और मानक शब्द थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हिंदी में क्या होता है कि एक शब्द होता है, कोई भी शब्द लिखा गया, जैसे एक शब्द लिखा है अनंत,
और एक शब्द उसी को लिख दिया मैंने अनंत। अब ये दोनों तरीके से अनंत जो है वो सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन अब हिंदी में प्रॉब्लम जब आई, तब हिंदी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, हिंदी वैज्ञानिक उन्हें बोलते थे, या जब संस्कृत के थे तो उन्हें आचार्य बोलते थे। तो जब हिंदी वैज्ञानिकों के सामने ये प्रश्न आया तो उन्होंने क्या कहा कि इसका एक मानक बनाते हैं, और एक जो मानक भाषा होगी वो हर जगह मान्य होगी। ठीक है, मानक भाषा, और वो हर जगह मान्य होगी। इसलिए अनंत को उन्होंने बेसिकली लिख दिया कि अनंत जो है वो ये वाला सही है। गलत दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मानक है जो हर जगह हम मानेंगे। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। अगला ऑप्शन हमारा है कि पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, कि आपने कुछ पाठ पढ़ाया है, कुछ क्वेश्चन आंसर लिखा है, और आप बच्चों से पूछो कि आपको समझ आया कि नहीं, या आप इसके आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन करो जो आपने याद किया हुआ है। और एक ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास करना। आप बच्चों को बताइए कि आप अच्छे से राइटिंग बना के लिखो। अगर उनकी राइटिंग अच्छी है तो आप कहोगे कि उनका लेखन कौशल अच्छा है। तो आप बेसिक सा सेंस अपना दिमाग लगाओगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा कि बच्चों को आप सुलेख लिखाओगे। हम सब बच्चों में, छोटे बच्चों में हम कहते हैं कि राइटिंग अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन एक्चुअल में राइटिंग अच्छी होना ठीक है, एक हद तक साफ सुथरी होनी चाहिए, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि आपके लेखन कौशल कैसे हैं। अगर लेखन कौशल को समझना है तो उसमें राइटिंग कोई भी महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि आप अपनी विचारों को, अपनी बातों की जो अभिव्यक्ति करते हैं वो कितने सरल, सहज और आसान शब्दों में कह पाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को कहना चाहिए कि आप अपने अनुभवों को लिखिए और बताइए कि आपका अनुभव कैसा है किसी भी विषय पर या अपने बारे में, या बताइए कि आप अपने गांव पर निबंध लिखिए जो उनका रटा हुआ ना हो। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा। इसी को लेखन कौशल का मूल्यांकन आपको बच्चों का करना है, तो यही एक आसान सा तरीका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना, आप जो बोलते हो इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है। अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, या बोलने में महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, तो अब जब ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे तब आपको आइडिया लगेगा इसका आंसर हो क्या सकता है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, अस्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग और मधुरवाणी। मधुरवाणी यानी आपकी बोली में मिठास होनी चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, एक कंपैशन होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए आपकी बात में। अपने समाज में रहने वाले लोगों के आसपास, अपने दोस्तों से एक प्रेम भाव होना चाहिए। ठीक है, प्रेम भाव, बेसिकली जो मधुरवाणी का मतलब हुआ कि आपकी जो वाणी है वो प्रेम भाव से परिपूर्ण है। एक है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, कि जो आप बोलते हो उसमें अलंकार है, यानी उसमें सजावट है।